सुभान को देखकर नासिर के चेहरे पर रौनक आई। आप परेशान मत हो अंकल, इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। सुभान ने नासिर को तसल्ली देते हुए कहा। सेहत याब नहीं भी हुआ तो क्या हुआ बेटा, जिंदगी किससे वफा करती है। परेशान तो मैं अपनी छिली की वजह से हूँ। मेरे बाद इस पगली का कोई नहीं रहेगा, अकेली रह जाएगी ये। नासिर ने सीरत को देखते हुए कहा, जो बेड के पास आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। इससे पहले तो सुभान ने सिर्फ उसे झूठी मोटी के आंसू बहाते देखा था। आप ऐसी नाउम्मीदी की बातें क्यों कर रहे हैं। डायलिसिस तो बहुत आम सी बात हो गई है और आप सीरत की बिल्कुल फिक्र नहीं करें। सुभान ने एक नज़र सामने खड़ी सीरत को देखते हुए नासिर से कहा। बेटी का बाप हूँ, फिक्र तो होगी। सो भी बेटा तुम मेरी सीरत से निकाह कर लो। नासिर की बात पर वो दोनों एकदम चौंके। अब्बा कैसी बातें कर रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो तुम। सीरत तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी और अब सोबी से कोई उल्टी सीधी बात मत करना। नासिर का यूँ एकदम सुभान के सामने निकाह का बोलना सीरत को सुभान से मोहब्बत के बावजूद अपना आप बेमोल लगा हुआ तड़प ही उठी। तू चुप कर, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, सोबी से बात कर रहा हूँ। बोलो बेटा, आज ही मेरी बेटी से निकाह करोगे। मेरी आंखों के सामने उसे एक बाप की आखिरी ख्वाहिश समझो। नासिर के लहजे में एक बेबस बाप की फरियाद थी। सुभान नासिर की बात से कश्मकश में पड़ गया। वह सीरत से ही शादी करने का इरादा रखता था, मगर यूँ इस तरह यूसरा बहरोज के बगैर वो कैसे इतना बड़ा कदम उठा लेता। उसके माँ बाप की जगह ही तो थे, इतने उन्हें कितना शौक लगता और इतने कम टाइम में वो बहरोज को क्या कहकर बुलाता। यूसरा तो शायद अब तक हैदराबाद के लिए निकल गई हो। सोच क्या रहे हो बेटा, मेरी बेटी रूखी सूखी खाकर तुम्हारे साथ गुजारा कर लेगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। सुभान को खामोश देखकर नासिर दोबारा बोला तो सुभान अपनी सोचों से आज़ाद हुआ। ये क्या कर रहे हो अंकल आप, मैं तैयार हूँ सीरत से निकाह करने के लिए, आप प्लीज़ ऐसे नहीं करें। वो नासिर के दोनों हाथ थाम कर बोला। सीरत रोते ही वार्ड से बाहर निकल गई। सुभान भी उठकर उसके पीछे आया। वो कॉरिडोर में खड़ी आंसू बहा रही थी। सो अभी तुम इस वक्त यहाँ से जाओ, अब्बा को पता नहीं क्या हो गया है, मैं इन्हें देख लूँगी। सीरत ने आंसू साफ करते हुए सुभान से कहा। क्यों, क्या कोई और पसंद है तुम्हें। सुभान ने दोनों हाथ बांध कर नरम लहजे में उससे दरियात किया, जिस पर सीरत तब की। वो इतना अनजान भी नहीं था जो उसकी पसंद से वाकिफ ना हो। मेरी छोड़ो, अपनी कहो, अब्बा के मजबूर करने पर इतना बड़ा कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से जाओ, मैं अब्बू को समझा दूंगी। सीरत ने सुभान को देख कर कहा। तो सीरत बीबी, मैं तुमसे निकाह तुम्हारे अब्बा के मजबूर करने पर कर रहा हूँ। बचपन से लेकर आज तक तुमने इतना ही जाना है मुझे। सुभान ने संजीदगी से उसको देखते हुए पूछा। जहाँ पसंदीदगी हो वहाँ सोचने के लिए वक्त नहीं लगाया जाता, फट से फैसला कर लिया जाता है। सीरत ने थोड़ी देर पहले उसे नासिर के सामने चुप रहने पर तंज करते हुए कहा। सीरत, खुदा को मानो यार, मेरी फैमिली इतना बड़ा फैसला वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है इस वक्त, मगर मैं अभी उन्हें कुछ बताने की पोजीशन में भी नहीं हुई हूँ। अचानक पर तुम नहीं समझोगे, ये बात बेकार है तुम्हें बोलना। जाओ अंकल के पास बैठो, निकाह वाक़ा अरेंज करना है मुझे। सीरत से कहता हूँ मोबाइल कान पर लगाता वहाँ से निकल गया। कशान को उसने 20 मिनट के अंदर बगैर किसी को बताया अस्पताल का नाम बताया, वहाँ आने के लिए कहा। अपने 3 से 4 दोस्तों को भी बुलाया। अस्पताल के करीब मस्जिद में निकाह पढ़ाया गया। यूँ सुभान और सीरत एक मजबूत रिश्ते के बंधन में बन गए, चंद घंटे पहले जिसका दोनों के वहमो गुमान में भी नहीं था। अब आगे क्या सोचा है तुमने। निकाह की रस्म अदा करने के बाद सुभान दोस्तों से फारिग हुआ तो कशान उससे पूछा। जो कुछ हुआ इस तरह मेरे प्लान में तो नहीं था। मैं घर में बाकी सबके लिए किसी शौक से कम नहीं होगी ये बात, मगर पहले मम्मा पापा को एतबार में लूँगा, उनकी नाराज़गी दूर करके तभी सीरत को वहाँ लेकर जाऊँगा। सुभान ने कशान को देखते हुए बताया। हाँ यही मुनासिब है, मगर तुम अभी सीरत को होटल लेकर जा रहे हो, वहाँ मैंने सीरत लेकिन तुम अभी सीरत शेराटन होटल लेकर जा रहे हो, वहाँ मैंने अपने नाम से तुम दोनों के लिए रूम बुक करवाया है। उसे मेरी तरफ से एक निकाह का तोहफा समझो। कशान ने अपना कार नंबर बताया, जिस पर जुबान इसको घूर कर देखा। यकीनन इसी वजह से वो आज निकाह के वक्त लेट पहुंचा था। दिमाग सही है तुम्हारा, सिर्फ निकाह हुआ है और वो डिस्टर्ब है अपने अब्बा को लेकर। जुबान ने आंखें दिखाकर संजीदगी से कहा। जब भी तो कह रहा हूँ डिस्टर्ब है, से रिलैक्स करो, आगे का क्या प्लान है ये बस शेयर करो, खुद भी थोड़े पुरसुकून माहौल में रहो। कशान ने मस्जिद से निकलते हुए सुभान से कहा। और घर में क्या कहोगे, सो भी कहाँ है। सुभान की इस बात पर रजामंदी जाहिर करते हुए बोला। इससे पहले क्या तुम्हारी नाइट ड्यूटी नहीं लगी। किसान की बात पर सुभान को मुस्कुराहट आई। एक और बात, वैसे तो तुम्हारी बेगम एक खूनख्वार बिल्ली है, लेकिन आज वो यकीनन भीगी बिल्ली बनी होगी और तुम इस बात का मुकम्मल फ़ायदा उठाना। उसे देखकर बिगल मत जाना, थोड़ा रौब शोस दिखाना, ताकि आइंदा ज़िंदगी में भी वो तुम्हारी जी हजूरी करती रहे। किसान अपनी तरफ से सुभान को मुखलिसाना मशवरा दिया। नहायत ही कोई बेहुदा किस्म की फ़िलॉसफी है तुम्हारे ख्याल जानकर मुझे रनम के लिए भी सोच समझ कर आगे बात करना पड़ेगी। सुभान ने से कड़े तेवरों से उसे घूरा तो किसान एकदम सटपटाया। अब ये रनम बीच में कहाँ से आ गई। सीरत और रनम दोनों के नीचे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा क्या है ना मानो, मेरी बात आगे मुस्तकबिल में खुद ही पछताओगे। मैंने तो मशवरा देकर भाई होने का फ़र्ज़ निभाया, अब इस पर अमल करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। याद दिला दूँ, रनम के पेपर्स ख़त्म होने वाले हैं, चलता हूँ।
कशान बोलकर कार में बैठ गया, जबकि सुभान साथ झड़का अस्पताल में नासिर और सीरत के पास पहुंचा। 2 घंटे बाद नासिर का डायलिसिस हुआ। इसके बाद सुभान ने नासिर को प्राइवेट रूम में शिफ्ट करवाया और एक केयर टेकर नासिर की निगहदाश्त के लिए मुकर्रर किया। जब वह अस्पताल से सीरत को लेकर निकला तो रात हो चुकी थी। क्या हो रहा है इस वक्त? रनम इस वक्त किचन में मौजूद अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। तब अचानक कशान ने करीब आकर उसके कान में सरगोशी की। क्योंकि कशान के सामने रनम की पूछती, इसलिए कशान के बोलने पर रनम डर गई, बुरी तरह उछल पड़ी। उफ, आपने तो डरा कर ही रख दिया मुझे। रनम ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा। वो सहमी कशान को अपने दिल के करीब महसूस हुई। मैंने नोट किया है तुम शर्माने के साथ साथ डरते बहुत हो मुझसे। शेल्फ पर मौजूद रनम का कॉफ़ी का कप थाम कर वो सामने चेयर पर बैठता हुआ बोला, काफ़ी का सिप लिया। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं क्यों डरूंगी आपसे? रनम ने अपना डर छुपाते हुए बोला, मगर सच तो यही तो वो वाकई उसके रोबदार शख्सियत के आगे सहम जाती थी। रनम की बात सुनकर कशान के चेहरे के तासुरात एकदम बदले। तो तुम नहीं डरती हो मुझसे? काफ़ी का मग टेबल पर रखकर सामने पड़ी छुरियों में से सबसे बड़ी छुरी उठाकर वो उससे पूछता हुआ रनम के करीब आया। इस वक्त कशान के चेहरे के तासुरात बिल्कुल पथरीले थे, जिन्हें देखकर रनम की हंसी थम गई। ये क्या कर रहे हैं आप कशान? कशान को हाथ में छुरी पकड़े अपनी तरफ आता देखकर रनम का चेहरा खौफ से फक हो गया। वह किचन की दीवार से जा लगी। कशान ने छुरी को अपने होंठों पर रखकर उसे चुप रहने के लिए बोला। रनम खौफज़दा नज़रों से उसे देखने लगी। कशान नहीं प्लीज़। कशान के चेहरे पर सख्त तासुरात देखकर रनम ने डरते हुए कहा। जैसे ही कशान ने फिजा में हाथ उठाकर छुरी को तिरछा करते हुए रनम पर वार किया, वैसे ही रनम के हलक से एक दिलखराश चीख निकली। वो दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर अपनी आने वाली मौत का इंतजार करने लगी। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं क्यों डरूंगी आपसे? रनम ने अपना डर छुपाते हुए बोला, मगर सच तो यही था। मगर चंद पल गुजरने के बाद जब उसने अपने चेहरे से हाथ हटाए तो बेसाख्ता उसकी नज़र फर्श पर मोटी ताज़ी 2 हिस्सों में कटी हुई छिपकली पड़ पड़ी। इससे पहले बुलंद चीख दोबारा उसका गला फाड़ कर निकलती, कशान ने छुरी नीचे फेंककर हाथ उसके होंठों पर रखा। माना कि इस वक्त घर में अंकल के सिवा कोई नहीं और अंकल भी यकीनन सो रहे होंगे, मगर तुम्हारी चीखें सुनकर पड़ोस वाले यहाँ आ सकते हैं। कशान उसका मुंह बंद करता हुआ झुक कर उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला और आहिस्ता से अपना हाथ हटाया। रनम फौरन से पीछे धकेलती हुई घर से बाहर लॉन में चली आई। कशान भी कॉफ़ी का मग थामे उसके पीछे आ गया। आइंदा ऐसा फजूल किस्म का मजाक मेरे साथ मत करिएगा। अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो? रनम ने उसको अपने पीछे लॉन में आता देखकर बोली। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी बहादुर हो। मैं तो समझा कि दूसरी लड़कियों की तरह छिपकली देखकर तुम्हारी भी जान जाती होगी। कसम से मैं तो तुम्हारी छिपकली से जान बचा रहा था। रनम की जान निकाल कर वह मजे से काफ़ी पीते हुए बोला। रनम मुझको गुस्से में देखकर घूर कर देखने लगी। सब आंखों में अब खौफ की जगह गुस्सा हलकोरे ले रहा था। वो रनम का खौफ ज़दा करके उसका डर और काफ़ी दोनों बड़े मज़े से एंजॉय कर रहा था। गुस्सा आ रहा है? चलो आज छूट है तुम पर, तुम मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। बुरा नहीं मानूंगा, बाद में तो तुम्हें ये मौका मिले ना मिले शायद। कशान काफ़ी का खाली मग लॉन में मौजूद टेबल पर रखते हुए बोला, किस बात की खुशी है आपको? रनम अपना गुस्सा भूलकर उसकी खुशी की वजह पूछने लगी, क्योंकि रनम ने उसे अपने सामने कभी किसी बात पर खुश होते देखा था। क्योंकि सीरत के शोहर को आज उसके बचपन की मोहब्बत मिल गई। कशान ने रनम को देखकर जवाब दिया और उसकी कन्फ्यूज शक्ल देखकर मुस्कुराया। मालूम है ये बात तो तुम्हारे सर पर से गुजरी होगी। एक और वजह भी है जिसमें मैं खुश हूँ, तो वो वजह पूछो मुझसे। कशान नरमी से उसका हाथ थाम कर उसे चेयर पर बिठाकर खुद भी सामने वाली चेयर पर बैठकर बोलने लगा। तो आप बताइए दूसरी वजह क्या है? रनम ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। तो कशान ने उसका दूसरा हाथ भी थाम लिया। आज दोपहर में तुमने खाना इस वजह से बनाया था ना कि उस दिन आइसक्रीम पार्लर में मैंने तुमसे कहा था। कशान की बात रनम का दिल जोर से धड़का गई। वो बेसाख्ता नजरें झुका गई। शुक्र है शादी के बाद किसी खानसामा का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा तुम बहुत अच्छी बीवी साबित होने वाली हो जो शौहर की बात माने। कशान उसके शर्माए घबराए रूप को दिलचस्प निगाहों से देखते हुए बोला, भैया नहीं है अभी तक, काफ़ी देर हो गई है। रनम ने घबरा कर मौजूद तब्दील करते हुए कहा, आज तुम्हारा भैया अपनी नाइट ड्यूटी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा होगा। कशान ने इसको देखकर संजीदगी से कहा। वो अभी भी उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थामे बैठा था। क्या मैं इस वक्त तुमसे कुछ और भी तलब कर सकता हूँ? कशान उसके हाथों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए लो देती निगाहों से उसे देखकर कहने लगा, कल मेरा पेपर है, मुझे चलना चाहिए। रनम ने झिझकते हुए कशान के हाथों से अपना हाथ निकाला और जाने के लिए खड़ी हुई। रात के पहर तन्हाई में वो इसकी बात को मफहूम और तलब को समझते हुए वहाँ से जाने लगी। एक मिनट रुको, इस वक्त मैं तुमसे कोई ऐसी चीज़ तलब नहीं करता जिसकी वजह से तुम्हें यूँ उठ कर जाना पड़े। अपनी हदूद का अच्छी तरह अंदाज़ा है मुझे, ये वजाहत मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आइंदा कभी भी तुम मेरे हाथ से अपना हाथ ना छुड़वाओ। ये पहली दफ़ा तो इसलिए कुछ नहीं कह रहा। कशान कुर्सी पर बैठा हुआ संजीदगी से उसको बोलने लगा। रनम उसकी बात सुनकर दोबारा जाने लगी। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है मेरी। कशान की बात पर उसके कदम दोबारा रुके। रनम ने मुड़कर कशान को देखा। कल मैं खाने में आलू कीमा खाऊंगा जो तुम मेरे लिए अपने हाथ से बनाओगे। कशान की फरमाइश पर रनम ने मुंह खोलकर हैरत से कशान को देखा। कल तो मेरा पेपर है। रनम के मुंह से बेसाख्ता निकम्मा कशान की आंखों में संजीदगी देखा। वो खुद ही बोल पड़ी, तो क्या हुआ? पेपर तो कल सुबह है, खाना तो आपने रात में खाना है, मैं शाम में बना लूँगी, कोई मसला नहीं, गुड नाइट। वो खुद से कहती हुई तेज़ कदमों से घर के अंदर चली गई।
सो भी पापा की फिक्र हो रही है, तो मैं यूँ मुझे लेकर नहीं आना चाहिए था। सीरत ने कार ड्राइव करते हुए सुभान को देखा, कहा, यार ये फर्स्ट टाइम डायलिसिस है उनका, इतनी जल्दी होश में नहीं आएंगे, हल्की हल्की गूंदेगी रहेगी और केयरटेकर मौजूद है वहाँ पर। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो कॉल करेगा मुझे। तुम सुबह से ही हॉस्पिटल में मौजूद हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, सुबह छोड़ दूंगा तुम अंकल के पास। सुभान ड्राइविंग के दौरान सीरत को मुतमईन करते हुए बोला, यहाँ क्यों आए हैं हम? सुभान ने होटल के अंदर कार पार्क की तो सीरत ने उसको देखकर पूछा, पहले उतरो तो फिर बताता हूँ। सुभान ने खुद कार से उतरते हुए कहा। सीरत कार से उतरी और अपने कैजुअल से ड्रेस का जायजा लेते हुए शीशे का सुभान को दिखने लगी। अच्छी लग रही हो तुम, आओ। उसकी झिझक महसूस करके सुभान उसका हाथ थाम और होटल के अंदर चला गया। रिसेप्शन पर किशान का नाम लिया तो लड़के ने गौर से इन दोनों को देखा और बोके सुभान को पकड़ा कर शादी की मुबारकबाद दी। जब वो दोनों होटल के रूम में पहुंचे तो बेड पर गुलाब के पत्तियां बिखरी हुई थी। उफ मेरे खुदा, वहाँ अब्बास अवतार में मौजूद हैं और इस बदतमीज इंसान को अपनी ढकी हुई सिराज ने सोचते हुए सुभान को घूरा। ये सब मेरा आइडिया नहीं है, काशी ने रूम बुक करवाया है, निकाह के गिफ्ट के तौर पर, ये सब भी लाजमी उसी ने करवाया होगा। सुभान ने सीरत की घुड़ी को देखकर फौरन वजाहत देते हुए कहा, वो बचपन से ही बदतमीज और मुंह फाटा, इसका तो मुझे अंदाजा था, लेकिन आज मैं तुम्हारे भाई की एक और खूबी से मुतारिफ हुई हूँ। एक नंबर का शोरा भी है ये काशी। सीरत ने झीम उड़ाते हुए कहा तो सुभान हंसने लगा। वैसे मुझे इसका गिफ्ट और आइडिया इतना बुरा भी नहीं लगा, क्या ख्याल है? सुभान ने सीरत की कमर के गिर्द अपने दोनों बाजू हायल करते हुए पूछा, तुम्हें अपने भाई की तरह कोई भी छिछोरा पर दिखाने की जरूरत नहीं है। सीरत उसकी नज़रों का मफहूम समझकर घूरते हुए बोले तो सुभान मुस्कुरा दिया। वक्त मौका महल, रिश्ता देखकर तो बंदा रोमांटिक हो सकता है, अब इसको छिछोरपन का नाम मत दो प्लीज़। सुभान ने इसके माथे पर अपनी प्यार की पहली मोहर सजाई तो सीरत एकदम बुदक कर पीछे हुई। सोभी तुम पिटे हुए मुझसे। सीरत ने उसे घूरते हुए पीछे धकेला। शायद उसकी ज़िंदगी में ऐसा पहले दफ़ा हुआ था जब वो यूँ किसी चीज़ से घबराई थी। सुभान उसके ब्लश करते चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगा। रूम में ही खाने का ऑर्डर किया था क्योंकि इन दोनों ने रात का खाना नहीं खाया था। खाने से फारिग होने के बाद सुभान ने सबसे पहले फिरोज़ को कॉल करके अपने रात खाना आने का बताया। इसके बाद उसने ही यूसरा को हैदराबाद कॉल करके और इसकी खैरियत पूछी। अस्पताल में मौजूद केयर टेकर को कॉल करके नासिर की सूरत हाल पूछी। सीरत सोफे पर बैठे उसकी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। फारिग होकर वह सीरत के पास आया, उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और खुद भी उसके बराबर में बैठा। उसे ज़िंदगी में पहली बार नर्वस लगी। सुभान ने उसका हाथ अपने हाथों में थामा। अपने दिल में कभी भी ये ख्याल मत लाना कि मैंने मजबूरी में तुम्हारे अब्बा की ख्वाहिश पर या किसी दबाव में आकर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। सीरत, मेरे जज्बात लफ्ज़ों के मोहताज नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ की ख्वाहिश की है। शीरे के हयात के सफ़र में तुम्हारा ही चेहरा मेरी नज़रों में घूमता था और आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत खुश और मुतमईन हूँ। मगर मालूम नहीं तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो या ना हो कि मैं जिस फैमिली के साथ रहता हूँ इन दोनों ने मुझे अपनी सगी औलाद की तरह प्यार किया है और यूँ अचानक मेरे निकाह की खबर सुनकर हो सकता है इनकी फीलिंग्स हर्ट हो। और मैं मम्मा पापा को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता क्योंकि वो दोनों मेरे लिए वालिदैन का दर्जा रखते हैं। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा इन दोनों को हमारे रिश्ते के बारे में, सारी सिचुएशन के बारे में बताने के लिए। तुम मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी हो। जब तक ये सारी हकीकत मैं अपनी फैमिली को बताकर तुम बीवी के तौर पर अपने घर नहीं ले जाता तब तक मैं तुमसे अपना हक तलब नहीं करूँगा। क्योंकि क्या तुम मेरी प्रॉब्लम समझते हुए मुझे थोड़ा सा टाइम दोगे? सुभान सीरत को सारी बातें समझाते हुए इसे सवाल पूछ रहा था, क्या तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी? सीरत ने उसे देखकर अपना खदशा जाहिर किया। वो सुभान से मिली थी तब उसने सुभान की बातों से अंदाज़ा लगा लिया था वो फैमिली सुभान के लिए मायने रखती है, इसलिए अब निकाह के बाद सीरत को यह खदशा लाहक हो गया। ये पता नहीं इसकी फैमिली का रवैया क्या हो। उसकी बात सुनकर सुभान मुस्कुराया। जब उन्हें मैं बताऊंगा तो मेरी पसंद हो तो वो तुम्हें खुले दिल से कबूल करेंगे। सुभान ने उसका हाथ अपने लबों पर लगाते हुए कहा। बेड पर लेटने के बाद सीरत का सर अपने सीने पर रखा। सीरत उससे यूसरा और नन्नम के मुतालिक पूछने लगी। सुभान उसे बातें बताने लगा मगर थोड़ी देर बाद से महसूस हुआ जैसे सीरत सो चुकी है। जब उसने सीरत का सर तकिए पर रखा तो वो बेहोश हो रही थी। सारा दिन अस्पताल में रहने से थकन की वजह से शायद वो फौरन सो गई। सुभान ने उसकी पेशानी को लबों से छुआ, लाइट ऑफ करके खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। सीरत, उठो, सुबह हो गई है। सुभान के तीसरी बार पुकारने पर जब वो नहीं उठी तो सुभान ने उसके होंठ पर झुककर अपने होंठ रखे, जिससे एक सेकंड लगा सीरत को अपनी आंखें खोलने में। बल्कि अपनी आंखें खोलते उसने सुभान का पीछे धकेला। क्या फजूल हरकत है सोबी? सीरत की आंखों से नींद रुखसत हो चुकी थी। अब वो सुभान से घूरते हुए पूछ रही थी, अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि तुम इसी हरकत के इंतज़ार में उठने का नाम नहीं ले रही थी। सोचा आज अपने दिन का आगाज़ में थोड़ा रोमांटिक तरीके से कर लिया जाए। सुभान शरारत से बोलते हुए उसके करीब आया। पर हटो, शक्ल से कितने सीधे भोले लगते और हरकतें देखो अपनी। ऐसा रूप उसने सुभान का पहले ही दफ़ा देखा था जो उसके लिए बिल्कुल नया था। इसको एक बार फिर पीछे करती ही वो वॉशरूम में चली गई। वापस आई तो सुभान अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। इस पर क्लीन से डालकर सीरत आईने के सामने अपने बाल संवारने लगी। सुभान चलता हुआ उसके पास आया और उसके दोनों शाने थाम कर बोला, चलो जल्दी से तैयारी पकड़ो, बहुत सारे काम है। पहले तुम्हारे फ्लैट से ज़रूरी चीज़ें लेनी है। अपने दोस्त से मैंने फ्लैट के सिलसिले में बात की है तो मेरे अंकल को वहाँ शिफ्ट करूँगा, फिर घर जाऊँगा। उसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखाते हुए अपना प्रॉब्लम सीरत को बताने लगा। दूसरे फ्लैट की क्या ज़रूरत है? मैं और अब्बा अभी तो फ्लैट में ही रह रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है शिफ्टिंग की। सीरत को उसका आइडिया ख़ास पसंद नहीं है। वो आईने में से सुभान को देखते हुए बोली, ज़रूरत क्यों नहीं है? अब तुम
मेरी ज़िम्मेदारी है, उस फ्लैट का माहौल ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए वहाँ रहने की ज़रूरत भी नहीं है। और रिजवान यानी केयर टेकर अंकल के साथ ही रहेगा, इसलिए अलग अलग रूम की ज़रूरत होगी। रोज़ाना शाम को मैं चक्कर लगा लिया करूँगा। कुछ दिनों की बात है, तब तक मम्मा पापा से भी बात कर लूँगा। सुभान सीरज का रुख अपनी तरफ करते हुए बोला। वो चुप होकर सुभान को देखने लगी। इतनी फुर्सत से अभी नहीं, फिर कभी देख लेना जब मैं भी फ्री हूँ, बल्कि हम दोनों ही एक दूसरे को देख लेंगे। सुबहान उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी का टच करते हुए बोला। दरवाज़ा नॉक हुआ तो सुबहान ने रूम का दरवाज़ा खोला। सुबहान के ऑर्डर करने पर नाश्ता रूम में ही आ गया था जो इन दोनों ने किया, और वहाँ से निकल के वो दोनों सीरत के फ्लैट पर पहुंचे। फ्लैट में इस्तेमाल करने की कोई चीज़ नहीं थी। सीरत अलमारी से अपना नासिर के चंद जोड़े निकाल कर बैग में डालने लगी, जबकि सुबहान वहीं पर पलंग पर बैठ गया। गैर इरादी तौर पर अलमारी में रखी हुई नन्ही सी गुलाबी फ्राक पर सुबहान की नज़र पड़ी। एक गोंदा सा जहन में लपका। ये क्या है सीरत? वो बेख्तियार उठकर अलमारी के पास आया। फ्राक हाथ में मेरे गौर से देखते हुए बोला। मालूम नहीं क्यों अब्बा ने मेरे इन कपड़ों को अभी तक सीने से लगा कर रखा हुआ है। इन्हीं कपड़ों और इस गद्दे में मुझे गुनाह के बोझ को कोई कचरे के ढेर में फेंक गया था। फजूल ही है ये दोनों चीज़ें, मेरे लिए इन्हें फेंक दो। सीरत ने सुभान से कहते हुए बैग में तरतीब से कपड़े रखने शुरू किए और बैग की जिप बंद की, मगर सुभान का दिमाग कहीं और ही था।